7.1 प्रस्तावना। आज की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में विश्व की अनेक बड़ी शक्तियों में अमेरिका और यूरोपीय संघ का विशिष्ट स्थान है। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति है। इसके पास ऐसी सैनिक क्षमताएं हैं जिनसे वह समूचे संसार को नष्ट कर सकता है। साथ ही यह विश्व का सबसे संपन्न राष्ट्र है। यूरोपीय संघ विश्व के सबसे बड़े आर्थिक गुटों में से एक है। इसकी सामूहिक आर्थिक सत्ता अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बराबर है। इसके दो सदस्य देश इंग्लैंड और फ्रांस परमाणु शक्तियों हैं। इस प्रकार सैद्धांतिक दृष्टि से यूरोपीय संघ के पास सैनिक क्षमता और आर्थिक संपन्नता दोनों है। एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के सदस्य रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते वैसे सद्भावपूर्ण नहीं रहे हैं जैसे कि विश्व के भी महान लोकतांत्रिक देशों के बीच होने चाहिए। फिर भी 20वीं शताब्दी की समाप्ति के बाद से दोनों देश एक दूसरे के करीब आए हैं। हालांकि पाकिस्तान के प्रति अमेरिका का झुकाव अभी बरकरार है, जबकि भारत हर संभव प्रयास करने के बावजूद पाकिस्तान के साथ सामान्य दोस्ताना रिश्ते कायम नहीं कर पाया है। भारत ने यूरोपीय संघ के साथ धीरे धीरे करीबी और मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित कर लिए हैं। दोनों पक्षों ने आपसी व्यापार बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई है। जून 2000 से शुरू हुई मार्च यूरोपीय संघ शिखर बैठकों के बाद भारत और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक तथा राजनीतिक संबंधों में विस्तार और मजबूती आने की आशा है। इस इकाई में अमेरिका के साथ भारत के घटनापूर्ण रिश्तों और यूरोपीय संघ तथा इस आर्थिक गुट के अलग अलग सदस्य देशों के साथ भारत के बढ़ते हुए सहयोग का विश्लेषण किया गया है। 7.2 अमेरिका के साथ भारत के संबंध। भारत और अमेरिका को विश्व का क्रमशः सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र माना जाता है। इसलिए इन दो देशों के बीच संबंधों को विभिन्न देशों के बीच रिश्तों की एक दिलचस्प मिसाल के रूप में देखा जाता है। इन संबंधों का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि भारत की गिनती विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में होती है, जबकि अमेरिका अपेक्षाकृत नई सभ्यता है। परंतु शासन व्यवस्था के अनुभव की दृष्टि से अमेरिका भारत के मुकाबले काफी पुराना है। 1947 में जब भारत ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्म लिया, तब तक अमेरिका 150 साल की उम्र पार कर चुका था। यही नहीं, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक वह विश्व की महाशक्ति भी बन चुका था। इस प्रकार समयता, शासन व्यवस्था और सत्ता संचालन जैसे पहलुओं को देखते हुए विश्व इतिहास के जटिलतम द्विपक्षीय संबंधों को भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में शामिल किया जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने न केवल दी शक्तिशाली गुटों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं होने का फैसला किया, बल्कि गुटनिरपेक्षता की नीति अपना ली। अमेरिका ने जब भी सैनिक गुटों तथा सुरक्षा गठबंधनी के गठन को बढ़ावा दिया, भारत ने उनका विरोध किया। भारत दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन सीएटो और मध्य संधि संगठन सेंटो के गठन का विशेष रूप से आलोचक रहा है। पाकिस्तान इन दो संगठनों का सक्रिय सदस्य था और इन संगठनों के कारण शीत युद्ध भारत के द्वार तक आ गया। विश्व में अनेक घटनाओं तथा सशस्त्र संघर्षों के बारे में अमेरिकी दृष्टिकोण गठबंधन राजनीति से प्रेरित रहा और भारतीय सोच का आधार गुटनिरपेक्ष नीति रही। इसलिए इस तरह के अधिकतर मुख्य मुद्दों पर भारत और अमेरिका को रवैया अलग अलग रहा। औपनिवेशिक क्षेत्रों में उपनिवेशों का खात्मा, कोरियाई युद्ध, वियतनाम युद्ध, स्वेज नहर संकट, हंगरी संकट, चेकोस्लोवाकिया संकट और संयुक्त राष्ट्र में चीन की सदस्यता जैसे मसलों पर भारत और अमेरिका के बीच शीत युद्ध संबंधी मतभेद विशेष रूप से मुखर और जोरदार ढंग से सामने आए। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवालों पर भी भारत तथा अमेरिका के बीच गंभीर मतभेद रहे। वे थे कश्मीर समस्या, पाकिस्तान को अमेरिकी शस्त्रों की बिक्री और परमाणु मसले। कश्मीर समस्या 1947 में पाकिस्तान की शह पर कश्मीर पर हुए कबायलियों के हमले से कश्मीर समस्या शुरू हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच पहली लड़ाई भारत की आजादी के तत्काल बाद ही उस समय छिड़ी जब कश्मीर के महाराज कश्मीर के भारत में विलय पर सहमत हो गए और उन्होंने भारत से सैनिक सहायता का अनुरोध किया। अमेरिका ने पाकिस्तानी हमले को नहीं पहचाना, भारत तथा पाकिस्तान दोनों पर हथियारों का प्रतिबंध लागू कर दिया और संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें हमले की निंदा नहीं की गई। भारत ने शिकायत की कि अमेरिका ने अपनी नीति के जरिए आक्रामक और आक्रांत को एक तराजू पर तोला है। 1965 में पाकिस्तान के दूसरे आक्रमण के समय भी अमेरिका ने इसी तरह का रवैया अपनाया। 1971 में तीसरे भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान की ओर अमेरिका का झुकाव भारत के प्रति शत्रुता का कृत्य था।
परंतु लड़ाई में भारत की विजय के बाद अमेरिका शिमला समझौते का समर्थन करने लगा, जिसमें आपसी बातचीत से समस्या को हल करने की कही गई थी। इसके बावजूद अमेरिका कश्मीर को विवादग्रस्त क्षेत्र मानता रहा और उसने भारत का यह दृष्टिकोण स्वीकार नहीं किया कि कश्मीर उसका अभिन्न अंग है। अमेरिकी हथियारों की सप्लाई पहले भारत पाक युद्ध के 6 वर्ष 1954 में अमेरिका ने पाकिस्तान यो साथ पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1959 में उसने सैनिक सहयोग के एक और समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस बीच पाकिस्तान सीएटो और सेंटो का सदस्य बन गया। इसके फलस्वरूप पाकिस्तान को अमेरिका से लाखों डॉलर सैनिक सहायता के रूप में मिले। इस सहायता के बहुत बड़े हिस्सों का इस्तेमाल अमेरिका से उन्नत किस्म के हथियार खरीदने पर किया गया। भारत ने बार बार अमेरिका को आगाह किया कि हथियार देने की उसकी नीति से उपमहाद्वीप में शस्त्रों की होड़ को बढ़ावा मिल रहा है और क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा हो रही है। अमेरिका आश्वासन देता रहा कि पाकिस्तान को हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए नहीं बल्कि साम्यवाद को बढ़ने से रोकने के लिए दिए जा रहे हैं। परंतु पाकिस्तान ने इन हथियारों का इस्तेमाल भारत के साथ लड़ाइयों में किया। परमाणु मसले 1964 में चीन के परमाणु शक्ति बन जाने के बाद से ही भारत अमेरिकी संबंधों में परमाणु समस्या ने प्रमुख स्थान ले लिया। अमेरिका को शक था कि भारत भी चीन का अनुसरण करते हुए अपना बम तैयार कर लेगा, जिससे परमाणु शस्त्रों के प्रसार में और वृद्धि होगी। अमेरिका ने अन्य कई देशों के साथ मिलकर परमाणु प्रसार की रोकथाम की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए, जिनके फलस्वरूप 1968 में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने इसमें शामिल होने से कहते हुए इनकार कर दिया कि इस संधि में उन देशों के साथ भेदभाव किया गया है जो परमाणु हथियारों से संपन्न नहीं है। इसमें अन्य देशों को तो परमाणु शक्ति बनने से रोका गया है, परंतु 5 परमाणु शक्ति संपन्न देशों अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, इंग्लैंड और चीन को परमाणु प्रसार की छूट दी गई है। इस भेदभावपूर्ण संधि को नकारते हुए भारत ने 1974 में शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट की कर दिया। इससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक बार फिर राजनीतिक खटास आ गई, क्योंकि यह विस्फोट 1971 के युद्ध में भारत की विजय के लगभग 3 वर्ष बाद तथा हिंदचीन से अमेरिकी फौजों की वापसी के कारण अमेरिका की स्थिति दुर्बल हो जाने के दौरान किया गया था। शीत युद्ध के दौर में सैनिक दूरियों तथा राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोनों देशों को बीच अन्य क्षेत्रों में अच्छे संबंध बने रहे। भारत और अमेरिका ने कभी भी एक दूसरे को दुश्मन नहीं माना। वास्तव में 1970 के दशक के शुरू में जब भारत सोवियत मैत्री संधि के साथ साथ जब चीन और अमेरिका के बीच दोस्ती का दौर शुरू हुआ तो भारत तथा अमेरिका के बीच राजनीतिक खाई और चौड़ी हो गई। परंतु इस अग्निय दौर में भी आपसी संबंधों में कोई गंभीर दरार नहीं पड़ी। शीत युद्ध के वर्षों में भी भारत को सूखे तथा अकाल के दौरान खाद्य सहायता और सांकेतिक आर्थिक सहायता मिली। हालांकि अमेरिका ने कभी कभी खाद्य सहायता को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया ताकि भारत में असंतोष पैदा हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत को इस अमेरिकी सहायता से फायदा भी हुआ। 7 फरवरी 2001 शीत युद्ध के दौर में संबंधों का विकास। 7 फरवरी 2001 शीत युद्ध के दौर में संबंधों का विकास। एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत का प्रवेश और विश्व की तत्कालीन 2 महाशक्तियों अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध का प्रारंभ लगभग एक साथ ही हुआ। दोनों शक्तियों में विश्व भर में अपना प्रभाव फैलाने की होड़ छिड़ी तो भारत के सामने एक कठिन प्रश्न खड़ा हो गया कि यह शीत युद्ध में किसका साथ दे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसी का भी पक्ष लेने से इनकार किया और गुटनिरपेक्षता की नीति की घोषणा की। इस नीति ने शीत युद्ध के नैतिक आधार को चुनौती दी, शीत युद्ध की रोकथाम की मांग की और ऐसा रवैया अपनाने का रास्ता चुना जिससे भारत अमेरिका तथा सोवियत संघ दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रख सके। इसके बावजूद अमेरिका ने भारत की नीति को पसंद नहीं किया। उसने पाकिस्तान का साथ दिया और भारत विरोधी रुख अपनाया। 7 फरवरी 2002 शीत युद्ध की समाप्ति के बाद संबंध। हालांकि 1980 के दशक के मध्य में भूतपूर्व सोवियत संघ में गोरबाचोव के सत्ता में आने के समय से ही शीत युद्ध में ढिलाई आने लगी थी, परंतु दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के बिखरने के साथ शीत युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया। शीत युद्ध में ढिलाई आने के दौर में ही अमेरिका के साथ भारत के संबंध सुधर गए थे, परंतु सोवियत संघ के बिखराव ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अभूतपूर्व अनिश्चितताओं को जन्म दिया, जिनमें भारत अमेरिकी संबंध भी शामिल थे।
जब अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा तो उस समय साफ लग रहा था कि वह विश्व संबंधों में भारी बदलाव के उस दौर में भारत के साथ अपने संबंधों पर ध्यान नहीं दे पाएगा। कुछ विशेषज्ञों की राय थी कि शीत युद्ध के दिनों में दक्षिण एशिया कम प्राथमिकता वाला क्षेत्र था और ऐसी कोई संभावना नहीं है कि शीत युद्ध के बाद के दौर के नए संदर्भों में इसे कोई ऊंची प्राथमिकता मिल पाएगी। वास्तव में जब बिल क्लिंटन शीत युद्ध के बाद के युग के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने तो भारत को लगा कि अमेरिका के साथ उसके संबंध अनिश्चितता के दौर में पहुंच गए हैं। नए विदेश सहमंत्री रोबिन राफेल ने, जो दक्षिण एशिया के प्रभारी थे, कश्मीर के भारत में विलय की वैधता को चुनौती देकर भारत अमेरिकी संबंधों में नई दरारें खड़ी कर दी। यही नहीं, अमेरिका ने ओमनिबस ट्रेड एक्ट की सुपर 301 धारा के अंतर्गत भारत को वाणिज्य विभाग की निगरानी सूची में डाल दिया। तब भारत के लिए संतोष की एकमात्र बात यही थी कि शीत युद्ध के बाद की परिस्थितियों में अमेरिका के लिए चीन तथा पाकिस्तान दोनों का सामरिक महत्व समाप्त हो गया था। 7 फरवरी 2003 परिवर्तन की शुरुआत। जब क्लिंटन सरकार सोवियत संघ के बिखराव से उत्पन्न विश्व स्थितियों से निपटने में व्यस्त थी तो अमेरिकी नीति निर्धारकों का ध्यान भारत अमेरिकी संबंधों के बारे में गई दृष्टि विकसित करने की तरफ गया। एशिया सोसाइटी और कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस ने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिनमें भारत और अमेरिका के बीच गहरे तथा सहयोगपरक संबंध विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। 2 घटनाओं ने अमेरिका की भारत नीति को प्रभावित किया। पहली यह कि सोवियत संघ के बिखराव से कुछ ही महीने पहले भारत ने आर्थिक उदारीकरण का सूत्रपात किया। आर्थिक खुलेपन के कारण विदेशी व्यापारी समुदाय के लिए विशाल मध्यम वर्ग वाले भारतीय बाजार का आकर्षण काफी बढ़ गया। दूसरी घटना थी शीत युद्ध वो बाद के अमेरिका की विदेश नीति प्रयासों में राष्ट्रपति क्लिंटन का आर्थिक मुद्दों पर बल देना। सात फरवरी 2004 रक्षा सहयोग। शीत युद्ध के बाद के दौर के भारत अमेरिकी संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में वृद्धि। शीत युद्ध के दिनों में इस तरह के सहयोग की बात करना भी संभव नहीं था। इस दिशा में पहली उल्लेखनीय उपलब्धि थी 1995 के शुरू में अमेरिकी रक्षा मंत्री विलियम पेरी की भारत यात्रा। उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री के साथ रक्षा सहयोग के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिससे शीत युद्ध के बाद की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आपसी सुरक्षा सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ। यद्यपि इसमें किसी गठबंधन का संकेत नहीं था, परंतु इससे कम से कम सैद्धांतिक तौर पर एक ऐसे क्षेत्र में सहयोग का रास्ता खुला जो अब तक निषिद्ध था। अमेरिकी पाकिस्तानी सामरिक मतभेदों की पृष्ठभूमि में यह समझौता उपमहाद्वीप की सुरक्षा स्थिति में एक महत्वपूर्ण कदम था। पाकिस्तान 1990 से प्रेसलर संशोधन के अंतर्गत हथियारों की खरीद पर प्रतिबंध की मार झेल रहा था। हालांकि ब्राउन संशोधन के जरिए पाकिस्तान को इस प्रतिबंध से एक समय की छूट दी गई, लेकिन अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं की वापसी के बाद अमेरिका के लिए पाकिस्तान की सामरिक महत्ता काफी कम हो गई। 7 फरवरी 2005 पोखरण 11 और उसके बाद आर्थिक सहयोग में वृद्धि और रक्षा सहयोग की शुरुआत का अर्थ यह नहीं था कि शीत युद्ध के बाद के युग में दोनों देशों के बीच कोई मतभेद नहीं रहा। कश्मीर मसला, जो पाकिस्तान समर्थित सीमा पार आतंकवाद के कारण अब जटिल हो चुका है, भारत अमेरिका संबंधों में खलल डालता रहा है। भारत चाहता था कि अमेरिका पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करे, परंतु अमेरिका ने अपने खुफिया विभागों और भारत सरकार द्वारा पर्याप्त सबूत पेश किए जाने के बावजूद ऐसा नहीं किया। दूसरी ओर कई अमेरिकी सांसद कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन का मामला उछालते रहे ताकि भारत में असंतोष पैदा किया जा सके। अमेरिका की भेदभावपूर्ण परमाणु अप्रसार नीति और चीन तथा परमाणु शस्त्र कार्यक्रमों के बारे में चीन तथा पाकिस्तान के बीच बढ़ते सहयोग के कारण भारत के सुरक्षा वातावरण के परमाणुकरण के बीच भारत ने मई 1998 में कुछ परमाणु परीक्षण किए। पोखरण 11 नाम से जाने जाने वाले इन परीक्षणों से दक्षिण एशिया में खुले परमाणु युग का सूत्रपात हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने भी भारत के पदचिह्नों पर चलते हुए अपने अनेक परमाणु परीक्षण कर दिए। अमेरिका ने परमाणु परीक्षणों को लेकर व्यापक प्रतिबंधों की घोषणा की और भारत अमेरिकी संबंधों पर फिर से काले बादल मंडराने लगे। हालांकि भारत ने ऐलान कर दिया कि वह अब और कोई परीक्षण नहीं करेगा, परंतु अमेरिका ने भारत घर परमाणु अप्रसार संधि NPT तथा व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि CPT पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव जारी रखा। 7 फरवरी 2006 नई सहस्राब्दी में संबंध। भारत अमेरिकी संबंधों पर छाए काले बादल अधिक समय तक मौजूद नहीं रह पाए। विल्टन प्रशासन ने जल्दी ही महसूस किया कि उपमहाद्वीप में उभरी परमाणु स्थिति को पहली जैसी स्थिति में नहीं ले जाया जा सकता है। अमेरिकी प्रतिबंध, एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट और विश्वव्यापी मंदी का दौर भी भारतीय अर्थव्यवस्था के उछाल को नहीं रोक पाए। अमेरिका को आर्थिक रूप से जीवंत, लोकतांत्रिक आधार पर स्थिर और सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली भारत को अपने साथ रखने में लाभ दिखाई दिया। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने मार्च 2000 में भारत की यात्रा की और दोनों देशों के बीच नए संबंधों की आधारशिला रखी।
बिल क्लिंटन चूंकि राष्ट्रपति वो रूप में अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में भारत आए थे, इसलिए कुछ विशेषज्ञों ने आशंका प्रकट की कि अगले राष्ट्रपति चुनावों के बाद भारत-अमेरिकी संबंध फिर से अनिश्चितता के दौर में पहुंच जाएंगे। परंतु जैसा कि इतिहास साक्षी है, 2000 के राष्ट्रपति चुनावों में रिपब्लिकन उम्मीदवार जॉर्ज डब्ल्यू बुश की विजय के बाद भारत-अमेरिकी रिश्ते नई बुलंदियों छूने लगे। राष्ट्रपति बुश ने चीन को सामरिक प्रतिद्वंद्वी और भारत को लोकतांत्रिक सामरिक सहभागी माना। उनकी राय में भारत एक प्रमुख विश्व शक्ति है और 21वीं शताब्दी में एशियाई तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता की दिशा में भारत-अमेरिकी संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। राष्ट्रीय प्रक्षेपास्त्र रक्षा डी की बुश की अवधारणा के प्रति भारत के त्वरित समर्थन ने समूचे विश्व को चौंका दिया, परंतु इससे भारत और अमेरिका के बीच अधिक गहरे सामरिक संबंधों ने जन्म लिया। 7 फरवरी 2007, 11 सितंबर और उसके बाद 7 फरवरी 2007, 11 सितंबर और उसके बाद जब भारत-अमेरिकी संबंध सुधर रहे थे और बुश सरकार भारत पर लगाए गए परमाणु संबंधी प्रतिबंध हटाने वाला था तथा साथ ही अमेरिका और पाकिस्तान के बीच दूरी बढ़ रही थी, तो 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर आतंकवादी हमले ने समूची दुनिया को दहला दिया। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी लड़ाई के प्रति बिना शर्त समर्थन की घोषणा की, परंतु जब बुश ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में पाकिस्तान को अग्रणी देश बना दिया, तो भारत और अमेरिका के बीच भावी संबंधों को लेकर फिर से आशंकाएं प्रकट की जाने लगी। भारत में आतंकवादी हमलों में वृद्धि, विशेषकर अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा और 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमले के पाक समर्थित आतंकवादियों के असफल प्रयास के बाद भारत-अमेरिकी संबंधों में कड़वाहट पैदा हो गई। अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में पाकिस्तान के सहयोग को महत्वपूर्ण मानता रहा और उसे भारत के विरुद्ध सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करने से रोक पाने में असफल रहा। 13 दिसंबर की घटना के बाद सीमा पर भारत और पाकिस्तान द्वारा सेनाओं की तैनाती तथा अमेरिका द्वारा भारत-पाक वार्ता पर बल दिए जाने का भारत में यह अर्थ लगाया गया कि अमेरिका आतंकवाद से निपटने में दोहरे मानदंड अपना रहा है। इस बीच भारत ने पाकिस्तान और भारत के बीच बस, रेल तथा वायु यातायात को रद्द कर दिया। परंतु कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद पर विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित करने के बाद भारत ने सेनाओं को हटा लेने और सीमा के आसपास स्थिति सामान्य बनाने का फैसला किया। इस नीति से उपमहाद्वीप में पूर्ण युद्ध छिड़ने और उसके परमाणु युद्ध में बदलने के खतरे के बारे में अमेरिका की चिंता भी दूर हो गई। इराक के घटनाक्रम, जिसमें अमेरिका ने इराक में सैनिक हस्तक्षेप किया, से भी भारत-अमेरिकी संबंधों में राजनीतिक व्यवधान आया। इराक में युद्ध समाप्त करने और वहां से गठबंधन सेनाएं हटाने की मांग करने वाले भारतीय सर्वसम्मत प्रस्ताव को भी अमेरिका ने सही नहीं माना। बाद में भारत ने इराक में स्थिरता लाने के प्रयासों के सिलसिले में अपनी फौजें भेजने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इसके लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से कोई अनुरोध नहीं किया गया है और भारतीय सेनाएं किसी अन्य यानी अमेरिका की कमान के अधीन काम नहीं कर सकती। भारत ने कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा कहे जाने की स्थिति में ही इस मसले पर विचार कर सकता है। 7.3 यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंध। यूरोपीय संघ इस समय विश्व के सबसे सफल क्षेत्रीय संगठनों में से एक है। यह विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक गुट है जो विश्व व्यापार के 5वें हिस्से के लिए जिम्मेदार है। यह विकासशील देशों के लिए सबसे बड़ा बाजार होने के साथ साथ विकास सहायता का प्रमुख स्रोत भी है। इसके 2 सदस्य देश फ्रांस और इंग्लैंड परमाणु शक्ति है तथा सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। एक अन्य सदस्य देश अर्थात जर्मनी सुरक्षा परिषद का विस्तार होने पर उसकी स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार है। संघ के 4 सदस्य देश G8 ग्रुप के सदस्य हैं और सभी सदस्य आज के विश्व की विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। मार्च 1957 में रोम की संधि से यूरोपीय समुदाय की स्थापना हुई। यही लंबी प्रक्रिया के बाद अंततः यूरोपीय संघ में परिवर्तित हुआ। यूरोपीय संघ का जन्म यूरोपीय देशों के बीच व्यापारिक और यात्रा संबंधी बाधाएं दूर करने तथा समान मुद्रा अपनाने की इच्छा के फलस्वरूप हुआ। इससे आगे चलकर राजनीतिक संघ बनने का रास्ता तैयार हो गया है।
उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो को सैनिक तथा सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर ध्यान देने और यूरोपीय समुदाय अब यूरोपीय संघ को सदस्य देशों के बीच आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया। परंतु व्यापक स्तर पर इन दोनों संगठनों का उद्देश्य अंततः शीत युद्ध राजनीति के मुद्दों से निपटना रहा है। के दौर में भूतपूर्व यूरोपीय समुदाय के सदस्य अमेरिकी नेतृत्व वाले पश्चिमी गुट में शामिल थे। जब यूरोपीय समुदाय राजनीति और विदेश नीति के साझा मंच की तलाश में प्रयासरत था, तब यह स्पष्ट था कि न तो संगठन और न ही निजी तौर पर उसके सदस्य देश भारत के साथ सहयोग बढ़ाएंगे, क्योंकि भारत गुटनिरपेक्ष विदेश नीति पर बढ़ रहा था। दूसरी बात यह थी कि जब तक इंग्लैंड यूरोपीय समुदाय का सदस्य नहीं था, समुदाय के तत्कालीन सदस्य भारत सहित दक्षिण एशिया की समस्याओं को हमेशा इंग्लैंड तथा अमेरिका की जिम्मेदारी मानते थे और उनमें कोई रुचि नहीं लेते थे। उन्नीस में इंग्लैंड को यूरोपीय समुदाय में शामिल होने के बाद ही इस संगठन के विदेश नीति संबंधी दृष्टिकोण में दक्षिण एशिया तथा भारत के मामलों का कुछ हद तक समावेश होने लगा। इसकी शुरुआत 1973 में भारत तथा यूरोपीय समुदाय के बीच व्यापारिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ हुई। तीसरी बात यह थी कि भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी वक्तव्यों और बड़े पैमाने पर आर्थिक मसलों के कारण भारत तथा यूरोपीय समुदाय के बीच सहयोग की गुंजाइश बहुत कम थी। लेकिन 1962 में भारत यूरोपीय समुदाय को सबसे पहले मान्यता देने वाले एशियाई देशों में से एक था और समुदाय के साथ भारत के आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते संगठन की क्षमता पर ही आधारित थे। जैसे जैसे समुदाय को राजनीतिक आयाम मिला, वैसे वैसे भारत ने उसके साथ गहरे राजनीतिक रिश्ते कायम करने का फैसला किया। यूरोपीय समुदाय के सभी देश लोकतांत्रिक हैं और एक जीवंत लोकतंत्र के नाते भारत को उनके साथ संबंध बनाने में कोई समस्या नहीं थी। इसी आधार पर 1983 में भारत तथा यूरोपीय समुदाय के बीच औपचारिक तौर पर राजनीतिक वार्ता शुरू करने का निर्णय किया गया। भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक संस्थागत व्यवस्थाएं मौजूद हैं। ये हैं भारत यूरोपीय समुदाय शिखर बैठकें, भारत यूरोपीय संघ त्रिस्तरीय मंत्री बैठकें, वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें, भारत यूरोपीय संघ संयुक्त आयोग, आतंकवाद पर भारत यूरोपीय संघ संयुक्त कार्यदल, उपभोक्ता विषयों पर भारत यूरोपीय संघ संयुक्त कार्यदल, भारत यूरोपीय संघ गोलमेज सम्मेलन आदि। 7 मार्च 2001 राजनीतिक मतभेद। 1993 तक यूरोपीय समुदाय और 1993 के बाद से यूरोपीय संघ। 1 नवंबर 1993 को यूरोपीय संघ अस्तित्व में आया तथा भारत के बीच राजनीतिक मतभेदों के मुख्यतः 3 क्षेत्र रहे हैं। ये हैं कश्मीर समस्या, परमाणु समस्या और मानव अधिकारों का मसला। यूरोपीय समुदाय के प्रारंभिक वर्षों में कश्मीर मसले को इंग्लैंड तथा अमेरिका की जिम्मेदारी माना जाता था, परंतु बाद में विशेषकर शिमला समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद यूरोपीय समुदाय ने भारत और पाकिस्तान के बारे में एक जैसा रुख अपनाने की नीति स्वीकार कर ली। कश्मीर में आतंकवाद और उग्रवाद उमड़ने के बाद यूरोपीय संघ आतंकवाद पर चिंता तो जताता है, परंतु साथ ही भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा स्थिति को संभालने के तरीकों पर असंतोष प्रकट करता है। इस बारे में संगठन की ओर से जो वक्तव्य जारी किया गया, उसकी भाषा सावधानी पूर्वक तैयार की गई, जिसमें कश्मीर में जारी हिंसा और मानव अधिकारों के दुरुपयोग की निंदा और ऐसी मांग की गई कि ऐसे तरीकों से आतंकवाद का विरोध किया जाए जिससे मानव अधिकारों तथा कानून के शासन के प्रति पूर्ण सम्मान का उल्लंघन न हो। दूसरे शब्दों में वह ऐसा रवैया अपनाने से कतराता है जिससे भारत या पाकिस्तान के साथ संबंधों में खटास आए, परंतु जघन्य आतंकवाद के प्रति यूरोपीय संघ का रवैया भारत को पसंद नहीं है। वह यूरोपीय संघ को हमेशा यह समझाने के प्रयास करता रहता है कि वह इस मसले पर कड़ा रुख अपनाए। सितंबर 2001 में अमेरिका में आतंकवादी हमले के बाद यूरोपीय संघ को सीमापार से आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की भूमिका के खतरों के बारे में सचेत हो जाना चाहिए था, परंतु पाकिस्तान को जल्दी ही आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी नेतृत्व में चल रहे अभियान का अग्रणी देश बना दिया गया। इस कारण लगता है कि कश्मीर में आतंकवाद के बारे में कड़ा रुख अपनाने के लिए यूरोपीय संघ सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत द्वारा की गई अपील अनसुनी रह गई है। परमाणु परीक्षण निषेध संधि सी पर हस्ताक्षर को लेकर भी दोनों पक्षों में मतभेद हैं। यूरोपीय संघ चाहता है कि भारत इन दोनों संधियों पर हस्ताक्षर करे, परंतु भारत ने इसकी परवाह किए बिना मई 1998 में कई परमाणु